ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉज बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी, चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका विकिरण वितरण के नियम। देखिए क्लासिकल थ्योरी की बात हमने की थी कि क्लासिकल थ्योरी की कुछ कमियां थी और उन कमियों को पूरी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ था। अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की पहली कमी क्या थी, तो हम ये कहते हैं कि क्लासिकल थ्योरी के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया गया था। सो इट वाज द फर्स्ट फेलियर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी कि चिरसम्मत सिद्धांत की पहली कमी क्या थी कि उसके द्वारा हम कृष्णिका विकिरण वितरण वक्र को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। हम ये कहते हैं कि ऑल वाज नॉट वेल विद द क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी के द्वारा सब कुछ सही नहीं था, क्योंकि उसके द्वारा हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम इस लेक्चर में वही बात देखेंगे कि किस प्रकार से क्लासिकल थ्योरी के द्वारा हम उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सबसे पहले ल्यूमर और प्रिंगशैम नाम के साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन किया था एक्सपेरिमेंटली। आज हम बात करेंगे उस कर्व को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा। तो क्या क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा जो दो लॉ दिए गए थे उस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या वो कंप्लीटली उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। हम ये कहते हैं कि ल्यूमर और प्रिंगशैम के द्वारा प्राप्त कृष्णिका के विकिरणों में ऊर्जा वितरण के वक्रों को सैद्धांतिक रूप से चिरसम्मत सिद्धांत के दो वितरण नियमों के द्वारा स्पष्ट किया गया था। हम ये कहते हैं कि ल्यूमर और प्रिंगशैम ने जो एक्सपेरिमेंटल कर्व दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, उस कर्व को क्लासिकली हम एक्सप्लेन करते हैं तो दो लॉज दिए जाते हैं। Energy distribution curve of a black body which was experimentally obtained by the Loomer and Pringsheim, and it was theoretically explained by the two distribution laws based on classical mechanics. Loomer and Pringsheim के द्वारा इस black body radiation spectra को classically दो laws के द्वारा explain किया गया था और वो दो laws है, first law है Rayleigh-Jeans radiation law, रेले जीन्स का विकिरण नियम, एंड सेकेंड लॉ इज वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विकिरण नियम। हम वन बाय वन इन दोनों लॉज की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रेले जीन्स रेडिएशन लॉ की। तो देखिए रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रेले जीन्स का विकिरण नियम। तो देखिए हम पहले बात करेंगे कि रेले जीन्स रेडिएशन लॉ होता क्या है। सबसे पहले देखिए रेले और जीन्स ने ब्लैक बॉडी में उन्होंने स्टेशनरी वेव के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और साथ ही उन्होंने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था और इस लॉ को हम कहते हैं रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। तो कुछ पॉइंट थे, कुछ फिनोमिनल पॉइंट्स थे जो रेले एंड जीन्स ने उस रेडिएशन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी थ्योरी में इनकॉर्पोरेट किए थे, जिसमें उन्होंने पहला कंसेप्ट ये लिया था कि ब्लैक बॉडी में अप्रगामी तरंगे बनती है। रेले जीन्स ने यह माना था कि कृष्णिका में अप्रगामी तरंगे बनती है। साथ ही उन्होंने उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण नियम प्रतिपादित किया। इसे हम कहते हैं रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ which is based on the Maxwell-Boltzmann statistics using the concept of stationary waves in a black body by Rayleigh-Jeans is known as Rayleigh-Jeans radiation law. Rayleigh-Jeans radiation law में हम कौन से दो पॉइंट्स लेके चलेंगे। पहला पॉइंट तो होगा स्टेशनरी वेव्स यानी कि अप्रगामी तरंगे, और दूसरा पॉइंट होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के आधार पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर हम ऊर्जा वितरण नियम देखेंगे। इन हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने पर इंसिडेंट होने वाले सभी रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बट अब हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उस ब्लैक बॉडी में रेले जीन्स ने यह माना कि ब्लैक बॉडी में अप्रगामी तरंगों की कंसेप्ट को उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अब बात आती है कि अप्रगामी तरंगे क्या होती है। देखिए अप्रगामी तरंगों को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेशनरी वेव्स।
अप्रगामी तरंगे मतलब स्टेशनरी वेव्स। हम देखिए स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन क्या होती है। हम इसकी डेफिनेशन ऐसे देते हैं कि जब दो तरंगे जिनका आयाम और तरंग दैर्ध्य समान होती है और जब ये विपरीत दिशा में गति करती है तो इनमें एक अध्यारोपण की घटना होती है, जिससे हमें एक नई तरंग मिलती है और यह हमें स्थिर प्रतीत होती है, और उस तरंग को हम कहते हैं अप्रगामी तरंगे, जिसमें हम नोड्स और एंटी नोड्स की बात करते हैं, निस्पंद और प्रस्पंद की बात करते हैं। स्टेशनरी वेव्स की डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, then there happens an event of the superposition and a new wave is formed and which seems to be stationary. So that wave is known as the stationary waves. So रेले जीन्स ने यह माना कि जो ब्लैक बॉडी है, जो कृष्णिका की दीवारें हैं, उसमें अप्रगामी तरंगे होती है और उनमें जो ऊर्जा का वितरण होता है वो वितरण उन्होंने बताया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर। ये था हमारा बेसिक फंडामेंटल था रेले जीन्स रेडिएशन लॉ का। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, जिसको हम बात कर रहे हैं क्लासिकली। दो लॉज के द्वारा बात किया गया है। द फर्स्ट लॉ इज द रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कृष्णिका की दीवारों में स्थित परमाणु दोलकों के द्वारा विकिरण तरंगे, जो ब्लैक बॉडी थी, उस ब्लैक बॉडी की जो वॉल है उसमें बहुत सारे एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं जिनके द्वारा हमें रेडिएशन वेव्स मिल रही है, और उनको उन्होंने किसके समान माना, उनको उन्होंने एक क्यूबिकल कैविटी के समान उन्होंने माना, और उन्होंने बताया कि उन क्यूबिकल कैविटी में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती है। देखिए हमने लास्ट क्लास में एक ब्लैक बॉडी का हमने डायग्राम बताया था जिसमें हमने क्यूबिकल कैविटी बताई थी। अगर आपको याद हो तो आप देखिएगा, हमने लास्ट क्लास में जब ब्लैक बॉडी की बात की थी तो हमने एक क्यूबिकल कैविटी बताई थी जिसमें एक होल था। हम यही बात कर रहे हैं कि मैक्सवेल ने, रेले और जीन्स ने यह बताया कि जो ब्लैक बॉडी की वॉल्स है उनमें जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स होते हैं उनके द्वारा जो रेडिएशन वेव होती है वो उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से किसी क्यूबिकल कैविटी में पर्टिकुलर वेवलेंथ की स्टेशनरी वेव्स उत्पन्न होती है, वेव्स जनरेट होती है। Radiations generated from atomic oscillators situated in the wall of black body are similar of stationary waves produced by cubical cavity of a particular wavelength. ये अभी हमने बात करी है फंडामेंटल टर्म्स की, दैट इज द रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि रेले जीन्स रेडिएशन लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मैंने भी आपको बताया था, पहला तो हम यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स की बात कर रहे हैं। हमने जो कहा है कि हमें यहाँ पे जो रेडिएशंस मिल रहे हैं वो किस फॉर्म में मिल रहे हैं, स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में, यानी अप्रगामी तरंग की हमें यहाँ बात कर रहे हैं। और सेकंड हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो उनके बीच में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऊर्जा का विभाजन है वो किस प्रकार से है, ऊर्जा का जो वितरण है वो किस प्रकार से है, इक्विपार्टीशन लॉ पर बेस्ड, यानी ऊर्जा का सम विभाजन नियम है। हम आगे बात करेंगे इन दोनों टॉपिक्स की। देखिए हमने यहाँ पे बोला मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। अब हम आगे यहाँ बात कर रहे हैं अप्रगामी तरंगों की कंपन विधा। देखिए यहाँ पे हमने एक टर्म यूज में ली है कंपन विधा, मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स की तो हमने बात कर ली है क्या होती है। यहाँ पे अब सेकंड टर्म हमारे सामने एक नई टर्म आई है, दैट इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन। कंपन विधा क्या होती है, देखिए जब कोई तरंग किसी निश्चित आवृत्ति के कंपन करती है तो उस आवृत्ति को हम कहते हैं कंपन विधा। When a wave do the vibrations of a particular frequency, then that frequency is known as the mode of vibration. हमने यहाँ पे उस स्टेशनरी वेव के डिस्प्लेसमेंट के लिए, उस अप्रगामी तरंग के विस्थापन के लिए हमने यहाँ पर एक समीकरण लिखी है। वो समीकरण क्या है, that equation is the y is equals to the a sin k vector dot r vector cos omega t। k है यहाँ पर प्रोपगेशन कांस्टेंट, तरंग संचरण सदिश k, और r है उसका स्थिति सदिश, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। वेव प्रोपगेशन वेक्टर को हम किस प्रकार से लिखते हैं, k वेक्टर इज इक्वल्स टू द i कैप kx प्लस j कैप ky प्लस k कैप kz, यानी k के कंपोनेंट है kx, x दिशा में उसका संचरण सदिश, y दिशा में संचरण सदिश और z दिशा में संचरण सदिश है kz, एंड द पोजीशन वेक्टर इज द i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। देखिए हमने यहाँ पे एक सिंपल k डॉट r का वेक्टर प्रोडक्ट देखा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, kxx प्लस kyy प्लस kzz। हमने जब इक्वेशन नंबर 2 को हमने इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में रिप्लेस किया, हमें फाइनल
अप्रगामी तरंग के विस्थापन की समीकरण, इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव किस प्रकार से मिलती है, y इज इक्वल टू द a sin kxx प्लस ky y प्लस kzz cos ओमेगा t। अब देखिए साथ में हम यहाँ पे कहते हैं कि जो अप्रगामी तरंगे होती है उसके निस्पंद कोटर की दीवारों पर निर्मित होता है। देखिए ये है हमारी अप्रगामी तरंग, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहे थे कि अप्रगामी तरंगे दो टर्म्स हम यूज में लेते हैं, एक होता है नोड और एक होता है एंटी नोड। नोड को हम हिंदी में कहते हैं निस्पंद और एंटी नोड को हम कहते हैं प्रस्पंद। तो देखिए नोड पॉइंट क्या होता है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर तरंग का विस्थापन शून्य होता है। द पॉइंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज जीरो इज नोन एज द नोड। अब देखिए ये हमारा एक वेव का हमने कर्व शो किया है, तो देखिए इस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है एंड दिस पॉइंट पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। तो जिस पॉइंट पर वेव का डिस्प्लेसमेंट, वेव का विस्थापन जीरो होता है उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नोड यहाँ बन रहा है, कोटर की दीवार पे भी बन रहा है, कोटर की दीवार है ये, कैविटी की वॉल है और साथ ही इन पॉइंट्स पे भी, यहाँ पे जहाँ मैं पॉइंटर से बता रही हूँ, जहां मैं पॉइंटर से शो कर रही हूँ उस पॉइंट पे भी हमारा नोड बन रहा है। सेकेंड पॉइंट होता है एंटी नोड। एंटी नोड होता है जहां पे हमारे वेव का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्रस्पंद। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो जिस बिंदु पर तरंग का विस्थापन अधिकतम होता है उसे हम प्रस्पंद कहते हैं, एंटी नोड्स। द पॉइंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज द मैक्सिमम इज नोन एज द एंटी नोड्स। तो ये अभी हमने बात करी है नोड्स और एंटी नोड्स पॉइंट की, निस्पंद और प्रस्पंद की। तो हमने यह बोला है कि जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं उनके नोड्स दीवार पे बनते हैं। अभी हमने देखा इसके नोड, ये नोड है जहां पे वेव का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, जहां पे तरंग का विस्थापन शून्य होता है, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, चाहे आप दूसरी जगह देख लीजिए, हम यहाँ देख रहे हैं। सो इस प्रकार से हमें इन पॉइंट्स पे यानी वॉल पे, कैविटी के वॉल पे हमें नोड्स मिल रहे हैं, और ये नोड्स के लिए हम बोलते हैं, इनके लिए इन केस में हम जो तरंग संचरण सदिश है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज में ले रहे हैं, दैट इज द kx। यानी x दिशा में तरंग संचरण सदिश को हम कैसे बताते हैं, nx पाई अपॉन a से, और y दिशा में तरंग संचरण सदिश को हम बताते हैं ny पाई अपॉन a से, और z दिशा में तरंग संचरण सदिश प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं nz पाई अपॉन c से। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स यूज में ली है, nx, ये मैंने वन डायमेंशनल डायग्राम बताया है, बट ये बेसिकली कौन से डायमेंशन में होगा, 3 डायमेंशन में होगा। सो हम यहाँ पे बात करते हैं nx का मतलब क्या है। nx है x दिशा में अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या, नंबर ऑफ द हाफ वेवलेंथ्स इन x डायरेक्शन। ny होगा y डायरेक्शन में अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या, नंबर ऑफ द हाफ वेवलेंथ इन y डायरेक्शन, एंड nz इज द नंबर ऑफ द हाफ वेवलेंथ इन z डायरेक्शन, z दिशा में अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या। अब देखिए अर्ध तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, हमने कंप्लीट वेव का हाफ पार्ट बताया। देखिए एक कंप्लीट वेव का एक पूरा पार्ट ये होता है जहाँ पे इसका एक ऑसिलेशन पूरा होता है। सो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं हाफ वेवलेंथ। हाफ वेवलेंथ मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ पे कितने हमें मिल रही है, हाफ वेवलेंथ 1। तो यहाँ पे nx कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है, देखिए एक वेवलेंथ क्या होती है जहाँ पे उसको हम ये देख रहे हैं पूरा श्रृंग और गर्त पूरा करने में जितनी दूरी तय की जाती है उसका होता है हम वेवलेंथ कहते हैं। सो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक एक हमारा कंप्लीट वेवलेंथ होता है लैम्डा। सो हम इसका आधा पार्ट कर देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द हाफ वेवलेंथ। तो इस केस में हाफ वेवलेंथ का नंबर कितना है, 1 है, और इस केस में हाफ वेवलेंथ कितना मिल रहा है, 1 2। सो इस केस में हाफ वेवलेंथ का नंबर है 2, इस केस में हाफ वेवलेंथ का नंबर कितना है, 1 2 और 3। सो nx का मतलब होता है x दिशा में अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या, और जहां हम लैम्डा की बात करते हैं एक श्रृंग और गर्त पूरा करने में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक वेवलेंथ की बात करते हैं, सो एक आधा, उसका आधा होता है हाफ वेवलेंथ, सो दैट इज द हाफ वेवलेंथ। सो अब हमने यहाँ पे बात करी है a क्या है, a हमारी क्यूबिकल कैविटी की लेंथ है। अब क्योंकि हम क्यूबिकल कैविटी की बात कर रहे हैं तो x y और z तीनों डायरेक्शन में इसकी हमने लेंथ कितनी ली है, a ली है। सो अब हमने क्या करा, प्रोपगेशन कांस्टेंट का प्रोपगेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, वेक्टर प्रोडक्ट किया, k वेक्टर डॉट k वेक्टर, हमें क्या मिलता है, k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। अब अभी हमने ऊपर डायरेक्टली kx ky और kz की वैल्यू देखी थी, यहाँ से हमने kx की वैल्यू बताई है, डायरेक्टली ही बताई है हमने यहाँ पे, kx बराबर होता है nx पाई अपॉन a के। सो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से
kx, ky और kz की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 5 में प्लेस करते हैं। सो उस केस में हमें एक नई इक्वेशन मिलती है, वो मिलती है इस फॉर्म में nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब हमने इसको रीअरेंज किया सो हमें एक नई इक्वेशन मिली है, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए हमने इस इक्वेशन नंबर 6 को, ये हमारी इक्वेशन मिली है, अब यहाँ पे k प्रोपगेशन कांस्टेंट है। अब इस प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम यहाँ पे दो टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो होगा वेवलेंथ लैम्डा के टर्म में और एक होगा फ्रीक्वेंसी न्यू के टर्म में। तो देखिए k प्रोपगेशन कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, k बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा है वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य, और हम जानते हैं न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, आवृत्ति बराबर होता है c अपॉन तरंग दैर्ध्य। सो हमने इसको रिप्लेस किया। सो इक्वेशन नंबर 6 को हम दो टर्म्स में लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं लैम्डा के टर्म में और एक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यू के टर्म में। सो हमने यहाँ पे इसको पहले न्यू के टर्म में रिप्रेजेंट किया, k को हमने लिखा है यहाँ पे 2 पाई न्यू अपॉन c, और इस इक्वेशन 8 को हमने इक्वेशन नंबर 6 में यूज किया। तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 6, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर बराबर k की जगह हमने क्या रखा 2 पाई न्यू ओवर c। सो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गई 4a स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो देखिए अब हम यहाँ पे बोलते हैं nx क्या था हमारा नंबर ऑफ द हाफ वेवलेंथ इन x डायरेक्शन, x दिशा में अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या। सो देखिए अब हम यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने यहाँ पे बात कर ली, फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के कंपन की हम यहाँ बात कर सकते हैं न्यू, और उस न्यू के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर nx, ny और nz होगा। देखिए न्यू डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ से हमारा नंबर डिपेंड कर रहा है। अभी हमने लास्ट क्लास में लास्ट स्टॉक में हमने देखा था, यहाँ पे हमारा लैम्डा है, यहाँ से हमने अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या निकाली है। देखिए ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस लैम्डा था, इसका आधा कर दे तो लैम्डा अपॉन 2, उसी को हम कहते हैं अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या, हाफ वेवलेंथ। सो हमने अभी यहाँ हाफ वेवलेंथ निकाला था, अब इसका लैम्डा फिक्स है तो न्यू भी फिक्स है, तो हम एक पर्टिकुलर न्यू के लिए nx, ny, nz का हमें एक सेट मिलता है, और इस nx, ny, nz का एक सेट हमें रिप्रेजेंट करता है वन मोड ऑफ वाइब्रेशन, एक कंपन की एक विधा को बताता है। देखिए हमने बताया था कंपन विधा क्या होती है कि जब कोई तरंग किसी निश्चित आवृत्ति के कंपन करती है उसे हम कंपन विधा कहते हैं। व्हेन अ वेव डू द वाइब्रेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज नोन एज द मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिए दिस इज नोन एज द मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारा सीधा किससे डायरेक्ट हो रहा है, न्यू से डायरेक्ट हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये बोला है कि जो nx, ny और nz का सेट है ये हमें बताता है एक कंपन की एक विधा को बताता है, वन मोड ऑफ वाइब्रेशन को बताता है। अब देखिए अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो nx, ny और nz है ये हमारे बेसिकली हाफ वेवलेंथ के नंबर है, अर्ध तरंग दैर्ध्य की संख्या है। और हम जानते हैं जब हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं, उसकी जो नंबरिंग देते हैं, किसी भी चीज को गिनते हैं तो एक हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो हमने ये बोला कि nx, ny और nz की वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर के कैपिटल N तक एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक धनात्मक संख्या होगी। सो हमने यह बोला है कि 0 से लेकर के न्यू, हमने बोला है ना अलग अलग आवृत्ति के लिए होगा, बट एक आवृत्ति के लिए हमारे पास में एक सेट मिलेगा, एक फ्रीक्वेंसी के लिए हमें इसका एक सेट मिलेगा। सो हम ये बोल रहे हैं कि 0 से लेकर के न्यू फ्रीक्वेंसी तक के टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है हमारे पास में 2a न्यू अपॉन c, त्रिज्या के गोले के 8वें भाग में निहित बिंदुओं के समान होगी। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे अब बोल रहे हैं कि nx, ny और nz की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम यहाँ नंबर काउंट कर रहे हैं और नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए हमने यहाँ पे जब इस nx, ny, nz को देखा तो हमारे पास में एक इक्वेशन कैसी आ रही है, एक गोले की इक्वेशन आ रही है, एक स्फीयर की इक्वेशन आ रही है जिसकी त्रिज्या क्या है 2a न्यू अपॉन से। हम देख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए स्फीयर की इक्वेशन से, क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ पे a उसकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। तो हमने जब इसको स्फीयर की इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें यहाँ पर उसकी रेडियस मिल गई, रेडियस कितनी मिल रही है 2a न्यू अपॉन सी। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे उसके हमेशा पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो देखिए अब हमारे पास में हम ये जानते हैं कि जब हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में हमारा जो पूरा डायमेंशनल सिस्टम होता है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो वो पूरा 8 भागों में बढ़ जाता है, 8 भागों में। और उस 8 भागों के अंदर कैसे बढ़ जाता है, x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू
और z की और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, तो इस प्रकार से 4 ऊपर क्वाड्रेंट बनते हैं और 4 नीचे क्वाड्रेंट बनते हैं। टोटल हमारे पास में 8 भाग बनते हैं और उन 8 भागों में से केवल एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें nx, ny और nz तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो हम ये कह रहे हैं इस 3 डायमेंशन केस के लिए कि 0 से न्यू फ्रीक्वेंसी की जो संपूर्ण विधा है, जो उसकी कंप्लीट मोड ऑफ वाइब्रेशंस है, वो 2a न्यू अपॉन c रेडियस के स्फीयर के 1/8 पार्ट में प्रेजेंट पॉइंट्स के नंबर के इक्वल होगी। सो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे एम्फेसिस किया है कि हमने इसको एक स्फीयर माना है जिस स्फीयर की रेडियस है 2a न्यू अपॉन c, और हम यहाँ पे क्योंकि ये बात कह रहे हैं कि nx, ny, nz अर्ध तरंगदैर्ध्य की संख्या है, हाफ वेवलेंथ का नंबर है और नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो हमने पॉजिटिव लेने के लिए इसको कौन से हिस्से में मानेंगे, एक गोले के 8वें हिस्से में, यानी कि उसके 1/8 पार्ट में हमें केवल उसका पॉजिटिव नंबर मिलता है, बाकी में कोई ना कोई नंबर हमें नेगेटिव ही मिलता है। सो हमें नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। सो उस केस में हम कहते हैं कि जो हमारी क्यूबिकल कैविटी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा 2a न्यू अपॉन c रेडियस के स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। सो अब देखिए, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम हम कैसे देते हैं, किसी भी गोले का आयतन हम कैसे देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें रेडियस पता है, अभी हमने बताया था उसकी रेडियस है 2a न्यू अपॉन c, सो 4/3 पाई आर क्यूब। बट हम साथ ही ये बोल रहे हैं कि हमें उसके केवल और केवल nx, ny और nz के पॉजिटिव नंबर की बात करनी है। सो पॉजिटिव नंबर के लिए हम जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसके एक 8वें भाग में 1/8 पार्ट में केवल और केवल पॉजिटिव नंबर हमें मिलता है। सो उस केस में हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में न्यू के केस में आया है और ये हमें लैम्डा के केस में मिला है। सो अब हम आगे बात करते हैं, जब हमने बोला है अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर रेंज की। देखिए हम बोल सकते हैं रेंज मतलब, सपोज मैंने बोला कि मुझे 20 हर्ट्ज से लेके 25 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज में मुझे मोड ऑफ वाइब्रेशन चाहिए। सपोज मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि मुझे 20 से 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रेंज में मुझे कंपन विधा की संख्या चाहिए। और कंपन विधा क्या होता है कि जब कोई वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस करता है। सो अब हम आगे यही बात कर रहे हैं कि न्यू और न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी की रेंज में पर यूनिट वॉल्यूम में हमें मोड ऑफ वाइब्रेशंस निकालना है। तो देखिए हमें एक पर्टिकुलर रेंज चाहिए, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखा है न्यू और लैम्डा के फॉर्म में, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यू के फॉर्म में। तो देखिए न्यू के फॉर्म में इसको कैसे लिख लेंगे, एन न्यू लिखे, डी न्यू 4 पाई अपॉन 3a क्यूब न्यू क्यूब c क्यूब, ये वाला इक्वेशन है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारा n न्यू था, n न्यू डी न्यू, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या मिलेगा 4 पाई a क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन c। तो हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका अवकलन करा तो हमें ये मिल गया न्यू और न्यू प्लस डी न्यू रेंज के अंदर हमें कंपन विधा की संख्या मिल गई है। सो देखिए अब हम आगे ये बोल रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम की प्रति एकांक आयतन में हमने इसका डिवाइड कर दिया a क्यूब से। सो हमें पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हमें मोड ऑफ वाइब्रेशंस का नंबर मिल रहा है, एन न्यू डी न्यू बराबर 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब। अब हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं। सो अब हम क्या करें, इस केस में हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल केस की हम बात करते हैं तरंग की, तो हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एन न्यू डी न्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब। ये अभी हमने न्यू के टर्म में रिप्रेजेंट किया था, ऐसे ही हमारे पास में लैम्डा के टर्म में भी था। सो लैम्डा के टर्म में अगर हमें निकालना है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो एन लैम्डा डी लैम्डा जब हमने निकाला इसका सॉल्व करके तो हमें ये मिलता है। अगर हमें इसका वापस पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो सीधा सीधा हम a क्यूब से डिवाइड कर दें। सो हमारे पास में ये वापस, और साथ ही हम कहते हैं कि हमारे पास में 2 पोलराइजेशन स्टेट होती है, 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती है। सो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एन लैम्डा डी लैम्डा मिल गया, एन न्यू डी न्यू मिल गया। तो देखिए एन न्यू डी न्यू क्या है, एन न्यू डी न्यू है किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए, सपोज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू रेंज के लिए कंपन विधाओं की संख्या। और एन लैम्डा डी लैम्डा क्या है, एक पर्टिकुलर रेंज, सपोज मैंने बोला 300 सेंटीमीटर से लेके 350 सेंटीमीटर के बीच की रेंज में होने वाले मोड ऑफ वाइब्रेशंस का नंबर। सो ये बताता है एन लैम्डा डी लैम्डा कि किसी पर्टिकुलर रेंज लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में मिलने वाली कंपन विधाओं की संख्या।
द नंबर ऑफ द मोड ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन द रेंज ऑफ द लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ये अभी तक हमने बात की थी स्टेशनरी वेव्स के लिए उनके मोड ऑफ वाइब्रेशंस की। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं रेले जीन्स लॉ में ही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि हर एक कंपन विधा की जो माध्य ऊर्जा होती है वो kT होती है, यानी एनर्जी जो होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यहाँ पे हमने ऊर्जा के सम विभाजन नियम को यूज में लिया है। सो उस केस में देखिए, अब हम आगे बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। देखिए, हमने जब लास्ट क्लास में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट किया था तो हमने किसके बीच में कर्व प्लॉट किया था? ई लैम्डा डी लैम्डा या फिर यू लैम्डा डी लैम्डा के बीच में। और वो यू लैम्डा डी लैम्डा क्या था? हमारा एनर्जी डेंसिटी थी, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी थी। सो हमने यहाँ पे एक स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमें पता है कि एक मोड ऑफ वाइब्रेशन की एनर्जी कितनी है? kT। और अब हमें पता है कि हमारे क्यूबिकल कैविटी में इतने मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो हमें उसकी एनर्जी मिल जाएगी टोटल एनर्जी की। अगर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन की एनर्जी है kT, अगर हमारी कैविटी में n लैम्डा डी लैम्डा मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? n लैम्डा डी लैम्डा इंटू kT। बट साथ ही हमने ये किसके लिए बात की थी? पर यूनिट वॉल्यूम की। तो हमारी एनर्जी जो आएगी वो कितना आएगी? पर यूनिट वॉल्यूम में आएगी, प्रति एकांक आयतन में आएगी। तो जो हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आता है, ऊर्जा प्रति आयतन आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी हमारा किसके इक्वल हुआ? यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू kT। एन लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस की, तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार से हम दूसरी रेंज जो हमने बात की थी न्यू और डी न्यू के बीच लिए, न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के लिए, उसके लिए भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने लिख दिया। सो ये जो हमारे पास में एनर्जी डेंसिटी की टर्म आई है दो टर्म्स में, लैम्डा और न्यू के टर्म में, ये कहलाता है हमारा रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। अब हमने आगे इस रेले जीन्स रेडिएशन लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखा। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया। ये हमारा नॉर्मल, हमने लास्ट क्लास में ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा था, ऊर्जा वितरण विकिरण नियम पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था लैम्डा और न्यू के लिए। अब देखिए, हमने जब बात करी यू लैम्डा के लिए, तो देखिए यू लैम्डा लैम्डा की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू 0 होगी, लैम्डा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 रखें तो ये कैसा जाना चाहिए? कर इनफाइनाइट की तरफ। तो देखिए, ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है, जो कंटिन्यूअस लाइन है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कर्व है, प्रायोगिक कर्व था जो कि ल्यूमर एंड प्रिंगस्टैम ने प्रेजेंट किया था। अब हम उस कर्व को कंपेयर कर रहे हैं इस रेले जीन्स रेडिएशन लॉ के द्वारा कि क्या रेले जीन्स रेडिएशन लॉ के द्वारा उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया जा सका था। सो देखिए, हम देखते हैं। हमने यहाँ देखा यू लैम्डा डी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। और जैसे जैसे हम लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी जैसे जैसे हम लैम्डा की 0 वैल्यूज की तरफ जाते हैं, लोअर वैल्यूज की तरफ जाते हैं, तो यू लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो हमारा जो कर्व है वो कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट की तरफ जाता है, यानी इंक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेले जीन्स रेडिएशन लॉ के द्वारा हम उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लोअर वेवलेंथ का पार्ट, यानी कि जो हमारा यहाँ पे जाके डिक्रीज होता है, उस लोअर वेवलेंथ के पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। सो यहाँ पे रेले जीन्स रेडिएशन लॉ इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के लोअर पार्ट के लिए, कर्व के लोअर वेवलेंथ पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगर हम इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी देख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम देख रहे हैं कि जो यू न्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू स्क्वायर के। न्यू स्क्वायर का मतलब जैसे जैसे न्यू स्क्वायर की न्यू की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी तो ये भी उसके इनफाइनाइट होगा प्रोपोर्शनल में। तो देखिए, जैसे जैसे हमारी न्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो ये इस प्रकार से इंक्रीज होगा। बट हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक हमारा यू न्यू डी न्यू की वैल्यू मैक्सिमम पहुंचती है, देन डिक्रीज होती है। बट यहाँ हम देख रहे हैं ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और ये डॉटेड लाइन बता रही है रेले जीन्स रेडिएशन लॉ के द्वारा जो कर्व मिल रहा है। सो हम ये कहते हैं कि रेले जीन्स रेडिएशन लॉ के द्वारा केवल लोअर फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? रेले जीन्स रेडिएशन लॉ केवल लोअर फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर पाया था, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ये अनेबल था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और अगर हमें वेवलेंथ की टर्म में बात करनी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि यह केवल हायर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर पाया था, लोअर वेवलेंथ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। सो हम ये कहते हैं कि रेले जीन्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर लो फ्रीक्वेंसी और हायर वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। कृष्णिका विकिरण वक्रों के केवल दीर्घ तरंग दैर्ध्य और अल्प आवृत्ति के लिए ही यह वैध है। और किस प्रकार से वैध है ये हमने देखा ऊपर।
हमने ये बताया कि यू न्यू किसके प्रोपोर्शनल है, न्यू स्क्वायर के। अगर न्यू की वैल्यू हम इनफाइनाइट करते हैं तो हमारा यू न्यू क्या हो जाता है, 0, इनफाइनाइट हो जाता है। उस केस में हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ है वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का विस्थापन नियम। तो देखिए वीन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए इमिशन पावर का फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला था E लैम्डा डी लैम्डा दैट इज इक्वल टू द A अपॉन लैम्डा की पावर 5 F लैम्डा T इंटू डी लैम्डा। ये हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे इस लॉ के लिए। सो F लैम्डा T हमारे पास में लैम्डा T का फंक्शन है दैट इज इक्वल टू द E रेज टू द पावर माइनस बीटा अपॉन लैम्डा T। ये जब हमने इसकी वैल्यू पुट की सो हमारे पास में एक फाइनल एक्सप्रेशन आता है वीन्स रेडिएशन लॉ के लिए, दैट इज दिस। अब हम आगे यहाँ देखते हैं कि क्या इस रेडिएशन लॉ यानी वीन्स के द्वारा जो रेडिएशन लॉ प्रेजेंट किया गया था, क्या इस लॉ के द्वारा हम उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे टर्म आ रही है लैम्डा की पावर 5 और लैम्डा। सो हम ये देखते हैं कि इस लॉ के द्वारा केवल और केवल लो वेवलेंथ के रीजन तक को एक्सप्लेन कर पाए थे, यानी कि जो वीन्स रेडिएशन लॉ है ये हमारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लोअर वेवलेंथ के पार्ट को ही एक्सप्लेन कर पाया था, हायर वेवलेंथ के पार्ट को एक्सप्लेन इसके द्वारा नहीं किया गया था। सो हमने क्या देखा, लोअर वेवलेंथ इसके द्वारा केवल वैलिड थी, हायर वेवलेंथ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। अब हम आगे एक और पॉइंट देखते हैं लैम्डा बराबर लैम्डा एम पे। हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि लैम्डा एम डॉट टी बराबर क्या होता है, बी। जहाँ पे बी क्या था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट था। हमने क्या बोला था, लैम्डा एम यानी जिसपे लैम्डा एम मतलब लैम्डा की वह वैल्यू जिसपे हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मैक्सिमम होता है। जैसे ये वाला बताया ना लैम्डा एम का मतलब जहाँ पे हमारी जो एनर्जी डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, जिस पॉइंट पे वो क्या होता है, लैम्डा एम। सो इसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया था, उन्होंने बताया था कि जब लैम्डा एम होता है, लैम्डा के लिए जब लैम्डा एम होती है तो हम कहते हैं लैम्डा एम डॉट टी बराबर क्या होता है, बी होता है। यानी कि लैम्डा एम और उसका जो टेम्परेचर होता है ब्लैक बॉडी का वो एक कांस्टेंट होता है, दैट इज द वीन्स कांस्टेंट। साथ ही हम यहाँ पे एक और पॉइंट देते हैं कि ई लैम्डा एम यानी जिस लैम्डा एम की वैल्यू पे ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है दैट इज ई लैम्डा एम, और लैम्डा एम की पावर जो फिफ्थ होती है इसका जो मल्टीपल होता है वो कांस्टेंट होता है। सो हम ये कहते हैं कि ई लैम्डा एम की फिफ्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि लैम्डा एम और टी दोनों कांस्टेंट है यानी लैम्डा एम और टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो मैक्सिमम इमिशन पावर होती है वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो हमने यहाँ पर ये देखा कि वीन्स रेडिएशन लॉ के द्वारा हम केवल ब्लैक बॉडी के लोअर वेवलेंथ के रीजन को एक्सप्लेन कर पाए थे। थैंक यू।